अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन अब्बास मेरा नाम है, मैंने लिख दिया है। जाफ़री वैसे डॉक्यूमेंट्स में नहीं लिखा हुआ लेकिन असल में है। वेटनरी ऑफिसर CVH चनीगोट मेरी ड्यूटी है। मैं आप बच्चों को जानवरों के बारे में थोड़ा सा बताने आया हूँ। आप बच्चों के घरों में गाय, भैंसें, भेड़, बकरियाँ होती हैं या नहीं होती? होती हैं। तो उनके हवाले से आज थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। आप 9वीं क्लास में अभी आए हैं, 8वीं में थे पहले, अभी 9वीं में आए हैं या 10वीं में आए हैं? अच्छा, दिस इज़ 10th क्लास, ओके। तो जो पहले वाली 10वीं क्लास थी वो तो मुझे जानती है, आप नहीं जानते? अच्छा, एक बार आपसे भी बात हुई है, इसका मतलब है। क्या टॉपिक हुआ था, याद है? बीमारियों के बारे में। चलें, तो आज मेरा दिल है कि मैं आपको लिस्ट ऑफ मेडिसिन्स मेड फ्रॉम एनिमल्स के बारे में थोड़ा सा बताऊं कि जानवरों से कौन कौन सी दवाइयाँ हासिल होती हैं और ह्यूमन मेडिसिन्स यूज्ड इन एनिमल, इंसानों वाली कौन सी मेडिसिन्स हैं जो जानवरों में इस्तेमाल होती हैं, उसके बारे में, उनके नाम थोड़े से, और कौन कौन सी दवाइयाँ ऐसी हैं जो सिर्फ जानवरों में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है जी, उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। जानवरों से मुराद यहाँ पर हमारी गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊँट, ये ख़ास तौर पर हलाल जानवर हैं, और उसमें कहीं कहीं डॉग भी आ जाएगा, कैट भी आ जाएगी। तो सबसे पहले मोस्ट कॉमन मेडिसिन्स यूज्ड इन एनिमल्स पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिस्ट तैयार की हुई है कि वो कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो एनिमल्स में इस्तेमाल हो सकती हैं या होती हैं और ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। उनमें 4 दवाइयों के नाम लिखे हुए हैं: पेनिसिलिन, ट्राइमेथोप्रिम सल्फा, सेफालेक्सिन और एनरोफ्लॉक्सासिन। पेनिसिलिन, ट्राइमेथोप्रिम सल्फा, ठीक है जी, और है सेफालेक्सिन और एनरोफ्लॉक्सासिन। ये सारी एंटीबायोटिक्स हैं। क्या है? एंटीबायोटिक्स का पता है क्या होती हैं? ऐसी दवाइयाँ जो बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो एंटीबायोटिक्स होती है। ठीक है, और एंटी फंगल मेडिसिन्स भी होती हैं। ऐसी दवाइयाँ जो फंगस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती हैं या फंगस को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो एंटी फंगल होती हैं। तो यहाँ पर कुछ एंटी फंगल के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकती हैं और एंटीबायोटिक्स के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकती हैं। तो बहरहाल ये जो पेनिसिलिन है, ये सबसे पहली मेडिसिन है जो ईजाद हुई, और इसका इस्तेमाल इंसानों में भी होता है और जानवरों में भी होता है। और आपको बताऊं कि ये 1942 में ये पेनिसिलिन सबसे पहले ईजाद हुई, और इस पेनिसिलिन को क्वीन्स ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। और ये सबसे पहले 1942 में दरियाफ्त हुई। और इसको किसने दरियाफ्त किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था, कोई साइंसदान था, मेरा ख्याल है उसने किया था। मज़ीद इसको आपने यूट्यूब पे चेक करना है कि ये कौन साइंसदान है या था जिसने पेनिसिलिन को ईजाद किया या दरियाफ्त किया। ईजाद तो नहीं कह सकते, दरियाफ्त किया। ईजाद वो चीज़ होती है जो नई बनाई जाए, दरियाफ्त वो चीज़ होती है जो पहले मौजूद है, पता नहीं है उसका, और उसको पता लगाया जाए उसका। ठीक है जी। पेनिसिलिन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनके ख़िलाफ़ बड़ा अच्छा काम करती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ अच्छा काम करती है। और पेनिसिलिन जो दवाई है ये स्किन
कि इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल होती है। जानवरों में जो स्किन इन्फेक्शंस हैं, स्किन के ऊपर फोड़े बन जाएं, फिंसियाँ बन जाएं या पीप हो जाए या कोई ज़ख़म हो जाए, तो ये पेनिसिलिन उसमें बहुत अच्छे तरीके से काम करती है और बैक्टीरिया को मारती है। ये जो ट्राईमेथोप्रिम सल्फ़ा है, ये बंद हो गया लिखना, ये दवाई जो है ना निज़ाम इन्हज़ाम की जो ख़राबी है उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती है। बच्चों ये आपको हम इसलिए बता रहे हैं कि आप लोगों के घरों में जानवर हैं और आप लोग क्योंकि अब माशाल्लाह 9वीं 10वीं में आएंगे, आ गए हैं 10वीं में, तो आपको इतनी पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि हमारे जानवरों को छोटी मोटी जो बीमारियां हैं वो अगर हो गई हैं तो कौन सी मेडिसिन कहाँ इस्तेमाल हो सकती है। कल को कोई इलाज करने भी आए तो आप उससे भी डिस्कस कर लें भाई कौन सा ग्रुप लगा रहे हैं, कौन सी एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन है, ट्राईमेथोप्रिम है, सेफेलेक्सिन है, एनरोफ्लॉक्सासिन है, कौन सा ग्रुप है। तो आपको थोड़ा सा इसलिए आइडिया देना चाहते हैं, ये आइडिया आपके जहन में रहेगा और आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा किस बीमारी में कौन सी दवाई। तो पेनिसिलिन स्किन एलर्जीज़ में, स्किन इन्फेक्शंस में और जो है ना और भी बहुत सारे मसाइल में फ़ायदा देती है। ट्राईमेथोप्रिम सल्फ़ा निज़ाम इन्हज़ाम अगर डिस्टर्ब हो गया है, डायरिया लग गया है, डाइसेंट्री हो गई है और उसके मसाइल हो गए हैं, तो उसमें ट्राईमेथोप्रिम सल्फ़ा बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी। बात समझ आ रही है? सेफेलेक्सिन और एनरोफ्लॉक्सासिन ये दो एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो जानवरों के जो टीट्स होते हैं, थन वगैरह या अडर होता है जहाँ से हम दूध निकालते हैं, उनके इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए ये दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, ये दोनों ग्रुप। और उसके अलावा जो निज़ाम यूरिनरी सिस्टम है, जो जहाँ से पेशाब आता है, उसको क्या कहते हैं यार, यूरिनरी सिस्टम ही कहते हैं ना मेरा ख्याल है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो मसाइल होते हैं, ठीक है ना। निज़ाम तौलीद पढ़ा होगा आपने, उर्दू में पढ़ते हैं इंग्लिश में पढ़ते हैं आप, किताबें उर्दू में निज़ाम तौलीद पढ़ा होगा आपने। तो निज़ाम तौलीद और निज़ाम इखराज के जो मसाइल हैं, वहाँ अगर इन्फेक्शन हो जाए, वहाँ बैक्टीरिया हमला कर जाए, तो ये दो ग्रुप बड़े अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो इंजेक्शन फॉर्म में भी पेनिसिलिन के इंजेक्शंस भी अवेलेबल हैं। मसलन पेनिसिलिन के इंजेक्शन की बात करें तो वो मिलता है पेनबायोटिक के नाम से और पेनीवेट के नाम से, बायोकॉन के नाम से, ये इंजेक्शन है सारे, और भी बहुत सारे हैं। ये सिर्फ मिसालें आपको मोटी मोटी मैं बताना चाह रहा हूँ। ट्राईमेथोप्रिम सल्फ़ा जो है ये सल्फ़ाडेमाडीन के नाम से, सल्फ़ाडेमिडीन के नाम से दवाई आती है। ट्राईबर्सन के नाम से इंजेक्शन आता है, ट्राईबर्सन, ठीक है जी, उसमें ये साल्ट होता है। ये साल्ट हैं, ये बेसिक मेडिसिन है जो उस इंजेक्शन में होती है और वो जाके ना उन सिस्टम्स को फ़ायदा देती है जिसका मैंने आपको ज़िक्र किया है। सेफेलेक्सिन ये एंटीबायोटिक ग्रुप है, इसमें ये सेफेलेक्सिन के नाम से, सिफेलोस्पोरिन के नाम से आता है, एनरोफ्लॉक्सासिन इसी नाम से आता है, एनरोफ्लॉक्स के नाम से आता है, एनरोटिल के नाम से आता है, ठीक है जी, एनरोफ्लॉक्स, एनरोटिल, ठीक है, और भी बहुत सारे नाम हैं। तो इस तरह के इंजेक्शंस लगाने पड़ेंगे जब निज़ाम तौलीद का मसला होगा, ये लगेगा, निज़ाम यूरिनरी सिस्टम का मसला होगा, इन दोनों में से कोई लग सकता है, निज़ाम नज़ाम का मसला होगा, ट्राईमेथोप्रिम लगेगा। पेनिसिलिन स्किन इन्फेक्शंस को ज़्यादा फ़ायदा देगी। आजकल और बल्कि पिछले साल लंपी स्किन डिजीज़ का मसला हुआ था, स्किन के ऊपर बहुत बड़े फोड़े फोड़े बन गए थे जानवरों में, गायों में ख़ास तौर पर, और बछड़ों में, बछड़ियों में, तो उसमें ये पेनिसिलिन ग्रुप का फ़ायदा ज़्यादा देखा गया है। इसके अलावा और भी हैं, एमॉक्सिसिलिन ग्रुप है, एमॉक्सिसिलिन, ये हमने आपको 4 ग्रुप वो बताएं जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं जानवरों में।
वैसे तो बेशुमार और बेतहाशा ग्रुप्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं, वो मैंने लिखे हुए हैं, बल्कि मैं आपको बता ही दूँ। ऐसी एंटीबायोटिक्स जो जानवरों में इस्तेमाल होती हैं वो सारी चलें आपको बता देते हैं, इसमें ऐड कर लें। अब जैसे जैसे ये नंबर नीचे आता जाएगा इसका मतलब है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, उसके बाद ये, उसके बाद ये और फिर आखिर में जो आखिरी नाम आएगा वो सबसे कम इस्तेमाल होती है तकरीबन। ठीक है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हैं, बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स हैं, क्लोरमफेनिकॉल्स हैं। अब सब का नाम लिखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ सुन लें। लिंकोसामाइड एक ग्रुप है। ये एंटीबायोटिक्स के ग्रुप्स हैं। ये ग्रुप कुछ ऐसे बनाए गए हैं कि इनका तरीका कार क्या है, तरीका वारदात क्या है, जरासीम को मारने का तरीका क्या है, बैक्टीरिया को मारने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। बैक्टीरिया होता है, जरासीम होता है। बैक्टीरिया फ़र्ज़ किया अगर इस तरह का एक जरासीम है, उसकी एक सेल वाल होती है, ठीक है जी, एक सेल मेम्ब्रेन होती है, तो कोई एंटीबायोटिक ग्रुप इस सेल वाल को तबाह करके इसको मारता है, कोई सेल मेम्ब्रेन को तबाह करके मारता है, कोई इसके अंदर कोई और चीज़ को ख़त्म करके प्रोटीन की सिंथेसिस को रोक कर उस बैक्टीरिया को मारता है ये एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक मुख्तलिफ़ तरीक़ों से काम करते हैं, उस पर अभी हम बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ आपको एंटीबायोटिक्स का इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं कि ये इस तरह के ग्रुप्स हैं जो जानवरों में इस्तेमाल होते हैं। मैक्रोलाइड्स हैं, पोलीमिक्सिन्स हैं, रिफामाइसिन है और टेट्रासाइक्लिन है। और यहाँ मेरे हिसाब से पेनिसिलिन के साथ टेट्रासाइक्लिन जो है, टेट्रासाइक्लिन ये ग्रुप भी इसके साथ तकरीबन बराबर की टक्कर में है जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। टेट्रासाइक्लिन में ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और आजकल मार्केट में ऑक्सीकॉन के नाम से भी आ रहा है और ऑक्सीकेयर के नाम से भी आ रहा है और ऑक्सीकेयर, ऑक्सीकॉन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन के नाम से भी आ रहा है। ठीक है जी, और थोड़ा सा आपको बता दें, यहाँ मैंने लिखा है जी ह्यूमन मेडिसिन्स कौन सी हैं जो आप जानवरों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पेन किलर्स ऐसे हैं, पेन किलर्स जो बंदों में भी इस्तेमाल होते हैं और वही जानवरों में भी इस्तेमाल हो जाते हैं। मसलन सबसे पहले तो डेक्लोरान है, दूसरे नंबर पर मेलॉक्सिकेम है, तीसरे नंबर पर ये इंजेक्शन क्या लिखा हुआ है जी, फेंटानाइल और मॉर्फिन। फेंटानाइल ये ग्रुप है एक मेडिसन का, और मॉर्फिन, फेंटानाइल और मॉर्फिन ये मुख्तलिफ मुश्किल नाम हैं। सिर्फ आपको एक आइडिया देना है कि कुछ दवाइयाँ सिर्फ जानवरों में इस्तेमाल होती हैं, कुछ दवाइयाँ दोनों में इस्तेमाल होते हैं, इंसानों में भी और जानवरों में भी। फ़र्क सिर्फ ये है कि जब जानवरों में वो दवाई इंसानों वाली लगाएंगे तो उसकी डोज़ कुछ ज़्यादा कर देंगे। फ़र्ज़ किया अगर इंसानों को एक डेक्लोरान का इंजेक्शन लगता है 3 ml वाला, तो अगर हम भैंस को लगाएंगे तो कम से कम 6 गुना ज़्यादा लगाएंगे। कितना लगाएंगे? 18 ml, 6 दिए 18 ml। इंसानों में अगर 3 ml लगता है एक टीका 3 cc वाला, तो वो 6 एम्प्यूल लगेंगे, भैंस में 18 ml बन जाएगा। गाय में भी तकरीबन 15-16 ml लगता है। अगर भेड़ बकरी है तो उसमें फिर तकरीबन 3 ml भी लग जाएगा, क्योंकि भेड़ बकरी छोटी होती है, उसका वज़न कम होता है, वज़न के हिसाब से होता है, तो 6 ml भी लग सकता है। तो ये एक आइडिया आपको देना है। इसके अलावा और बहुत सी हैं ड्रग्स मतलब मेडिसिन्स जो इस्तेमाल हो सकती हैं। हाइड्रोकोडोन है एक जो इस्तेमाल होती है, हाइड्रोकोडोन इंसानों में भी और जानवरों में भी हाइड्रोकोडोन। और मैं आपको बताऊं कि जितने सिरप हैं इंसानों में इस्तेमाल होता है, इमॉक्सल सिरप है, फ्लैजल सिरप है, लाइसोवेट सिरप है, ये इंसानों में इस्तेमाल होने वाले सिरप हैं और इंसानों की बीमारियों में इस्तेमाल होते हैं। जितने कफ़ सिरप हैं, खांसी के सिरप हैं,
ये सारे के सारे आप डॉग्स में और कैट्स में उनके वज़न के हिसाब लगाकर डोज बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने नहीं करना, डॉक्टर ने ही करना है, आपको सिर्फ आइडिया होना चाहिए। ठीक है जी। तो जब आपके घरों में कोई अगर डॉग है या कैट आपने रखी हुई है तो उनकी अगर बीमारियां होंगी तो ज़्यादातर इंसानों वाली दवाइयां उन पे इस्तेमाल होंगी, ज़्यादातर इंसानों वाली दवाइयां, और वो इंसानों वाले मेडिकल स्टोर से मिलेंगी। तो ये आपने जहन में रखना है। तो इसके अलावा मैं वो लिख देता हूँ, फ्लैजल, एमॉक्सल सिरप, लाइसोवेट, ये ताकत के लिए होता है। लाइसोवेट ये एंटीबायोटिक है, ये एंटी क्या कह सकते हैं, वो पेट के अमराज के लिए फ्लैजल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इंसान भी इस्तेमाल करते हैं। और खांसी के लिए ब्रोंकोनिल है, सेनकॉस सिरप है, हाइड्रालीन सिरप है, और बहुत सारे सिरप हैं। नाम सुने हुए कोई तो सुने हुए होंगे यार। आपको कभी खांसी हुई होगी, कोई मसला हुआ होगा, कभी कोई सिरप पिया होगा, कभी कोई टेबलेट खाई होगी, पैनाडॉल आपने खाई होगी, ब्रोफीन खाई होगी, पैरासीटामोल खाई होगी। तो ये दवाइयाँ भी जानवरों में इस्तेमाल हो सकती हैं और होती हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि डोज़ हमने उसके वेट के हिसाब से करना होगा। और न सिर्फ वेट, बल्कि एक और चीज़ भी होती है, इंसानों में जो स्टमक या मैदा होता है वो एक होता है, लेकिन जानवरों में मसलन गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, उनमें मैदे के 4 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? 4 स्टमक। तो जितने ये बड़े जानवर हैं ये 4 स्टमक एनिमल्स हैं। कैटल यानी काऊ, बफलो, शीप, गोट, ये 4 स्टमक हैं, एनिमल्स हैं। ठीक है। और एक एनिमल ऐसा है जो 3 स्टमक है, वो कौन सा है? अंदाज़ा लगाओ, दिमाग लगाओ और कुछ तो बताओ। ऊंट एक ऐसा जानवर है, कैमल। ये क्या है? इसके अंदर 3 स्टमक होते हैं। कैमल में 3 स्टमक होते हैं। और जो डॉग और कैट है उसमें कितने स्टमक होते हैं? उसमें एक होता है इंसानों की तरह। इसलिए उनकी डोज और उनकी दवाइयाँ वही ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं जो इंसानों में होती हैं। मैंने आपको पहले बताया। तो मैदे का बड़ा ही अहम किरदार है इसमें। ठीक है बच्चों, कोई मुश्किल बात तो मैंने नहीं की अभी तक, कोई ऐसी बात की हो जो समझ ना आ रही हो। मैं चाह रहा हूँ कि एक लाइव स्टॉक जानवरों के बारे में भी आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हो। मैं सन 2014 से यहाँ आ रहा हूँ और मुख्तलिफ़ क्लासेस 9वीं 10वीं चलती रही हैं। अब वो बच्चे यूनिवर्सिटी पहुँच गए हैं, कोई एमफिल कर गया है, कोई एग्रीकल्चर कर गया है, बीएस एग्रीकल्चर, कोई डीवीएम कर गया है। तो उनका इंटरेस्ट यहीं से बना था। हमने उनको बताया कि डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन भी कोई चीज़ होता है, वो ये होता है, मतलब इस तरह का होता है, वो जानवरों का डॉक्टर होता है। अगर खुदा न खास्ता बंदों का डॉक्टर, आप ज़ाहिर है डॉक्टर बनना चाहते होंगे या इंजीनियर बनना चाहते होंगे, अगर आप डॉक्टर नहीं बन सकते इंसानों वाले तो आप जानवरों वाले बन जाए। तबीब ही बनना है ना, डॉक्टर बनना है। अच्छा, पहले मैं भी बड़ा यार कहता था, मैं यार जानवरों का डॉक्टर बन गया हूँ, मज़ा नहीं आया। फिर मुझे पता चला ये तो बड़ा अच्छा काम है। अब ये सवाब है, जानवरों का इलाज करें और अगर सही इलाज हो जाए और अल्लाह ताला के फजलो करम से जानवर को शिफा मिल जाए तो उस जानवर की भी दुआ मिलेगी हमें, और मिलती है, और उसकी भी और उस जानवर के मालिक की भी दुआ मिलती है। ठीक है ना जी। तो इंसानों का डॉक्टर बन जाएं, कोशिश करें। अगर उसमें मेरिट नहीं बनता तो फिर जानवरों के बन जाएं। और ये मेडिसिन आपको इसलिए बता रहे हैं, इसके अलावा MBBS के अलावा DVM डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन होता है, और उसके अलावा एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी है, फार्मासिस्ट भी बनते हैं, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी भी होता है, जिसमें ये सारी दवाइयाँ पढ़ाई जाएंगी। आपको बताया जाएगा पेनिसिलिन कैसे बनती है, कहाँ से निकाली जाती है, और इसकी दवाइयाँ किस तरह बनेंगी, ये सारा सिखाया जाएगा। और इसकी डोज़ कैसे सेट करते हैं, इसकी सिरप कैसे बनाते हैं, इसके इंजेक्शन कैसे बनाते हैं, इसकी टेबलेट्स कैसे बनाते हैं।
उसमें डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में आपको ये पढ़ाया जाएगा। DVM में क्या पढ़ाया जाएगा? डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन में आपको ये बताया जाएगा कि जानवरों का इलाज कैसे करना है। पहले जानवरों की एनाटॉमी पढ़ाई जाएगी, उसकी फिजियोलॉजी पढ़ाई जाएगी कि जानवरों में हड्डियां कैसे होती हैं, नर्व्स, आसाबी निज़ाम कैसे होता है, रगों का निज़ाम कैसे है, वरीदी निज़ाम, ब्लड सर्कुलेशन का निज़ाम, वो सारे निज़ाम पढ़ाएंगे। फिर उसके अंदर के सारे सिस्टम बताएंगे। 5 साल का कोर्स है। ये बातें आपको इसलिए बताई जा रही हैं, कल को आप में से किसी ने MBBS करना है, किसी ने DVM करना है, किसी ने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करना है और किसी ने इंजीनियर बनना है, तो ये नॉलेज आपको कहीं काम आएगा यार, इंशाल्लाह। अच्छा, बात क्या हो रही थी, कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं हम। 3 स्टमक वाला जानवर है कैमल, और सिंगल स्टमक वाले कौन से हैं? वेरी गुड, स्टमक। कैट है, डॉग है और इंसान भी है, ठीक है। अच्छा, रैबिट। अच्छा, जितने ये हराम जानवर हैं ना, इनके अंदर मैदा एक ही होता है, ये नोट कर लें। हमारा यही तजर्बा है, अगर कोई 2 मैदे वाला या 1 से ज़्यादा मैदों वाला जानवर हलाल अभी तक मैंने तो नहीं देखा, ठीक है जी। अब कैट में 1 मैदा, डॉग में 1 मैदा, रैबिट में भी 1। रैबिट का पता है ना क्या होता है? खरगोश में 1 मैदा होता है और उसको लोग खा जाते हैं। भाई साहब, 1 मैदे वाला जानवर है, वो नहीं खाना। खरगोश 1 मैदे वाला जानवर, अच्छा आपकी मर्जी है, खाते जाए, नो प्रॉब्लम। मुर्गी में जो होता है ना, उसको कहते हैं गिजर्ड, उसका मैदा ही नहीं होता, ठीक है। एक कॉल आ रही है, मैं ज़रा देख लूँ किसकी आ रही है। उसका क्या होता है जी? उसका स्टमक नहीं होता, मुर्गी का स्टमक नहीं होता, उसका नाम होता है गिजर्ड। चलो, कॉल मिस हो गई, फिर करेंगे। मुर्गियाँ हलाल हैं भाई। परिंदे जितने भी हैं उनके अंदर जो मैदा नाम की चीज़ होती है उसका नाम है गिजर्ड। गुच्ची यहाँ पे होती है, जिसके अंदर खाना इकट्ठा होता है, खुराक इकट्ठी होती है और बाद में वो हज़म होती रहती है, ठीक है ना जी। तो अब इधर आ जाते हैं, मेडिसिन्स मेड फ्रॉम एनिमल्स। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स से, मसलन उनकी अंतड़ियों से, उनके गोश्त से, या उनकी रगों से, या उनके जिस्म के किसी भी हिस्से से, ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाले होते हैं जो मेडिसिन्स बनाते हैं, वो उन जानवरों के उन हिस्सों से दवाइयाँ तैयार करते हैं। यही आपको डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में पढ़ाया जाएगा कि कैसे तैयार करते हैं और कौन सा हिस्सा इस्तेमाल होता है। तो कौन कौन से वो जानवर हैं जिनसे ये दवाइयाँ इस्तेमाल हो सकती हैं? नंबर 1 सूअर भी है, सूअर से दवाइयाँ तैयार हो रही हैं। कैटल यानी काऊ से भी हो रही हैं, कैट से भी हो रही हैं। इनका तो मुझे पता है, बाकियों का मुझे नहीं पता। और भी जानवर होंगे जिनसे दवाइयाँ बन रही होंगी। जो मैंने अभी नोट करके मैं लाया हूँ आप बच्चों के लिए, वो यही है। एक दवाई है इनॉक्सापेरिन, इनॉक्सापेरिन। ये ब्लड क्लाट जो बन जाते हैं ना जिस्म के अंदर, और मसला हो जाता है ब्लड का, ब्लड प्रेशर और ब्रेन हैमरेज, इस तरह के इश्यूज़ को बचाने के लिए ये दवाई है एनॉक्साप्रिन। ये सूअर के किसी हिस्से से बनाई जाती है और ये अमेरिका में लोग इस्तेमाल करते हैं। वो तो सूअर का गोश्त भी खाते हैं। अल्लाह माफ़ करे जी। अल्लाह ताला हमें हलाल जानवरों को इस्तेमाल करने वाला और उनकी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने वाला बनाए, आमीन। और इसके अलावा है जी डेसिकेटेड थायराइड। डेसिकेटेड थायराइड ये एक हार्मोन होता है। थायराइड हार्मोन अगर सही प्रोड्यूस ना हो तो गिल्लड़ की बीमारी हो जाती है और यहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, सोजिश हो जाती है, और भी बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो उस बीमारी को भी ट्रीट करने के लिए सूअर से एक दवाई तैयार होती है जिसका नाम मैंने आपको लिख के दे दिया है। बहुत सारे नाम हैं। कार्टिसोन है, नॉरएपिनेफ्रिन है,
प्लाज्मीन है, ब्लड फिब्रिन है, कॉर्टिसोन, नॉर एपिनेफ्रिन, ये ज़िंदगी बचाने वाली दवाइयाँ शुमार होती हैं। और इसके अलावा ईस्ट्रोजन, इंसुलिन, पेप्सिन। ईस्ट्रोजन एक हार्मोन है, इंसुलिन एक वैक्सीन है, शुगर के मरीज़ों में इस्तेमाल होती है। पेप्सिन जो है ये एक एंजाइम है, ये हाजमे के लिए इस्तेमाल होता है, ये शुगर के लिए इस्तेमाल होती है। इंसुलिन आप सुन रहे हैं भाई, या मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ? आप अच्छे बच्चे हैं, वैसे पिछली क्लास बड़े शोर करती थी यार। ईस्ट्रोजन ये एक हार्मोन है, ये जानवर जो हीट में नहीं आ रहे होते उनको लगाते हैं। तो ये सारी दवाइयाँ जानवरों के किसी न किसी हिस्से से अख़ज़ की जाती हैं और बनाई जाती हैं। तो आज का जो लेक्चर था वो आपको ये बताना मकसूद था कि जानवर भी अहम है, और क्योंकि मईशत और पैसा भी देते हैं, मुनाफा भी देते हैं, दूध भी देते हैं। अच्छा, जानवर हमें दूध देते हैं, गोश्त देते हैं, चमड़ा देते हैं, ऊन देते हैं, और क्या देते हैं? पैसे देते हैं, और उनसे मेडिसिन्स भी तैयार होती है, और उसके अलावा और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जानवरों के। तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में किसी चीज़ को बेकार नहीं बनाया, ठीक है जी। और हमें अल्लाह ताला की नेमतों को याद करते रहना चाहिए, और उनको याद करके अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और एक हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि जो बंदा रात के वक्त, या शाम का लफ्ज़ है या रात का लफ्ज़ है, मेरे जहन में पूरा नहीं है, मफ़हूम मैं आपको बता रहा हूँ, कि 4 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जो पढ़ेगा, आप पढ़ लें 4 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जो दिन में पढ़ेगा 4 मरतबा, उसके दिन के तमाम नेमतों का शुक्राना उसने अदा कर दिया अल्लाह ताला की बारगाह में। और जो रात के टाइम पढ़ेगा उसने रात वाली तमाम नेमतों का शुक्राना अदा कर दिया। तो अल्लाह ताला कितने गफ़ूर और रहीम हैं, कितने करीम हैं कि आसान चीज़ें बता के हमें इतना बड़ा इनाम दे देते हैं। कितना टाइम लगा है और कितना ज़ोर लगा है। तो सिर्फ़ अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं? अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि ये जो मेरे बंदे हैं मुझे याद करें। अल्लाह ताला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद शरीफ पढ़ कि ज़ात अक़दस और उनकी औलाद पाक अहले बैत अतहार के लिए ये कायनात बना दी, उनकी मोहब्बत में ये कायनात बनाई है, और फिर उनकी उम्मत में हमें शामिल फरमा दिया। ये बहुत बड़ा इनाम है, और हम उनके उम्मती हैं तो हमें उनका ज़िक्र करते रहना चाहिए, उन पे दुरूद पाक उनको पढ़ के भेजते रहें, हमारे नामा अमाल में इजाफ़ा होगा। ये चलें, दीनी बातें भी साथ साथ इसलिए हो गई कि अल्लाह ताला ने चाहा तो हो गई, और सवाब हमें मिल गया इंशाअल्लाह। अब माह मुबारक रमज़ान है, रोज़े आप बच्चों पे फ़र्ज़ हैं और आपने रखने हैं, और जो बच्चा रोज़े नहीं रख रहा वो कोशिश करे कि वो रखे, और जब वो कोशिश करेगा तो उसकी बरकत से उसके घर में रिज़्क़ भी आएगा, और उसकी बरकत से घर में अगर कोई बंदा रोज़े नहीं रख रहा तो उस बच्चे को देखकर, आप बच्चों को देखकर उसको भी थोड़ी सी शर्म आ जाएगी, थोड़ा सा वो कहेगा यार छोटा बच्चा रख रहा है रोज़े तो मुझे भी रखना चाहिए। तो मेरा बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी 10 साल का है, मोहम्मद अशहद मोहसिन उसका नाम है। तो उसने अब अल्हम्दुलिल्लाह 3 रोज़े रख लिए इस रमज़ान में। पिछले रमज़ान में भी उसने रोज़े रखे थे, उससे पिछले रमज़ान में भी उसने रखे थे। तो जब वो 7-8 साल का था उस वक्त भी रखे थे। तो मतलब कहने का ये है, आप बच्चों की ये तरबियत भी होनी चाहिए। सिर्फ़ आप बच्चों ने ये फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये चीज़ें सिर्फ़ नहीं पढ़नी, आपने अपने दीन को भी साथ साथ अपने रखना है। और रोज़ाना की 5 नमाज़ें आप बच्चों पर फ़र्ज़ हैं, और वो भी आपने पढ़नी हैं। अरबी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है अस्सलात, सलात का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है,
नमाज का उसका तर्जमा जो किया हुआ है, नमाज तो मेरा ख़्याल है फ़ारसी का लफ्ज़ है। नम आज़, नम कहते हैं आंसू को, आज़ कहते हैं पता नहीं किसको, तो गिरिया उजारी को, यानी नमाज वो ईरानी लफ्ज़ है। हम भी अब नमाज का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, असल में ये सलात है। 5 सलात या सलातें या नमाज़ें चलें कह लें हम पर वाजिब हैं। और ये आपने अभी से जो बच्चे पढ़ते हैं हाथ खड़ा करें, 5 नमाज़ें पूरी जो पढ़ते हैं, और जो नहीं पढ़ते वो झूठ ना बोलें, नो प्रॉब्लम। आपने इसको कंटिन्यू करना है, कोशिश करें सुबह शाम 5 नमाज़ें जो बच्चा पढ़ेगा वो हर वक्त बावज़ू ही होगा तकरीबन। और जो बच्चा बावज़ू होगा उसका रिज़्क बढ़ जाएगा, उसकी सेहत ठीक हो जाएगी, उसकी ज़िंदगी बढ़ जाएगी, उसकी जो है ना ये जो याददाश्त है वो ठीक हो जाएगी, उसको सबक जल्दी याद होगा, वो कभी परेशान नहीं होगा। ठीक है ना। तो आप बच्चे वादा करें, चलें वादा ना करें, इरादा करें, इरादा करें कि आपने नमाज़ें पूरी पढ़नी है और रोज़े भी रखने हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको एक और बता दूं कि ऐसी दवाइयाँ जो कि गायों से यानी कैटल से हासिल होती हैं वो हैं एलर्जी वाली मेडिसिन्स, वैक्सीन्स, विटामिन्स, बर्न ऑइंटमेंट्स। ये जो कैटल हमने लिखा है ना, इससे एलर्जी मेडिसन, ख़ारिश वाली जो ख़ारिश को फ़ायदा देंगी, वैक्सीन जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन एक वैक्सीन है, और ब्लड ये शुगर के जो मरीज़ हैं वो इंसुलिन लगाते हैं, ये कैटल से हासिल होती है। ठीक है जी। और बर्न ऑइंटमेंट्स, अगर बंदा जल गया या जानवर जल गया या कोई भी, तो जो ऑइंटमेंट या मरहम इस्तेमाल होता है वो भी कैटल के किसी हिस्से से हासिल होता है। और अगर अच्छा जब कोई सर्जरी करते हैं, सर्जरी इंसानों में या जानवरों में, तो एक तो ये ऊपर वाला हिस्सा है पर्दा, इससे अंदर एक और पर्दा होता है, इससे अंदर एक और होता है, 3-4 पर्दे होते हैं। तो अंदर वाले पर्दों में जो टांका लगाते हैं उसको कहते हैं सुचर, वो हासिल होता है कैट गट से, बिल्ली की अंतड़ियों से, बिल्ली की अंदर वाली अंतड़ियों से वो सुचर बनाते हैं, वो धागा बनाते हैं, वो जज्ब हो जाता है कुछ अरसे के बाद। जब वो टांका लगा देते हैं अंदर और फिर उसके ऊपर वाली लेयर पे और टांका लगाते हैं, और जो आखिरी लेयर होती है वो सिल्क सुचर उस पर लगाते हैं, सिल्क वाला, वो पक्का धागा होता है, वो हल नहीं होता, वो जज्ब नहीं होता, वो सिर्फ ज़ख़म जब ठीक हो जाता है उसको फिर खोल देते हैं। लेकिन जो अंदर वाले टांके लगाए होते हैं वो कैट गट सुचर से लगाते हैं, वो जज्ब हो जाते हैं, वो हल हो जाते हैं। तो जानवरों से बेशुमार चीज़ें हासिल हो रही हैं, विटामिन हासिल हो रहे हैं, विटामिन्स हासिल हो रहे हैं, बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जा रही हैं। तो और बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अब आप लोगों ने अगली दफ़ा के लिए मुझे बता देना है कि आपकी दिलचस्पी गाय में है, भैंस में है, भेड़ में है, बकरी में है, कुत्ते में है, बिल्ली में है, जिसमें भी है, उसकी बीमारियों पे हम थोड़ी सी आपसे बात करेंगे और आपका टाइम लेंगे। अभी कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। उस बच्चे से शुरू करते हैं। आपका कोई सवाल नहीं है? आपका है? आपका किसी का सवाल मैंने पहले भी बताया उस क्लास में, 2 वजूहात होती हैं सवाल ना होने की। क्या क्या? या तो सब समझ आ गया या कक समझ नहीं आया। अब ये कक समझ नहीं आया, ये सब समझ आ गया। वाह जब इसका मतलब मैं अच्छा टीचर हूँ। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।